जो हम कवर करेंगे वो है एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च। ये यूनिट 8 है बेसिकली, यहाँ पे यूनिट 7 है, तो इसको अपडेट करना है। ये हमारे आज के यूनिट के ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझेंगे, फिर किस तरीके से एथिकल प्रिंसिपल्स ओवर टाइम डेवलप हुए, क्या क्या वो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, और एथिक्स क्यों ज़रूरी है रिसर्च में, और एथिक्स रिसर्च को किस तरीके से फैसिलिटेट करता है अगर हम एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। सो रिसर्च एथिक्स कहते किसे हैं? रिसर्च एथिक्स is the application of ethical principles to provide guidance in the responsible conduct of scientific research। जब हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से साइंटिफिक रिसर्च करें और उसमें हम एथिक्स के उसूलों को यूटिलाइज करें तो उसको रिसर्च एथिक्स कहते हैं। अब एथिक्स जनरली क्या चीज़ है? देखें, एथिक्स जो है वो फिलॉसफी का एक ब्रांच है जो हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताता है, और ये डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, और किस तरीके से कोई काम सही कहलाएगा और किस तरीके से अगर कोई काम होगा तो वो गलत कहलाएगा। सो ये बैलेंस करने को कहते हैं। कोई भी हमारा जो कंडक्ट होता है प्रोफेशनल, उसमें रिस्क एंड बेनिफिट जो इन्वॉल्व होते हैं, उन रिस्क एंड बेनिफिट को बैलेंस करने के लिए भी हम एथिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो रिसर्च में जो एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं वो क्यों होती हैं? उसका एक मकसद ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है। जो रिसर्च पार्टिसिपेंट होते हैं उनके हुकूक को इस्तेहसाल से, मिस यूज से बचाना है। दूसरा, रिसर्च की वैलिडिटी को इन्हेंस करना। जिस रिसर्च में एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए होंगे वो ज़्यादा वैलिड होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा, और उस रिसर्च स्टडी के रिज़ल्ट्स को हम जो है वो विदाउट किसी शक व शोबे के यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस पर बिलीव कर सकते हैं। और ये साइंटिफिक और एकेडमिक इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, क्योंकि वो बाकी फील्ड्स में फिर यूज़ होती हैं, और इसी तरीके से एकेडेमिया के अंदर हर बात एक सबूत के तौर पे और एक एविडेंस की वैल्यू रखती है। सो उसकी इंटीग्रिटी का होना बहुत लाजमी है। कोई भी रिसर्चर या कोई भी एकेडमिक पर्सन अगर वो प्रोफेशनल कोई बात, कोई क्लेम कर रहा है तो उसके लिए एथिकल होना ज़रूरी है। So basically the purpose of ethics in research is to protect everyone that is taking part or participating in the research. जैसे यहाँ पे एक कोट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। डॉक्टर हैं, एक बायोएथिक्स की बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और इनका बहुत काम है बायोएथिक्स पे। वो कहती हैं कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ फॉर द गुड ऑफ मैन, सारे लोगों की बेहतरी के लिए है। मनी, ऑनर, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन और ओनली सेकेंडरी रिवॉर्ड, ये बात की चीज़ें हैं। पहले है कि लोगों की बेहतरी के लिए हम रिसर्च में एथिक्स को जो है वो यूज़ करें, एथिक्स को रिसर्च में यूज़ करें। एंड हमें जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए वो क्या है? हाउ विल माई फाइंडिंग हेल्प मैन, कि जब भी हम रिसर्च करें तो हम ये सवाल ज़रूर करें खुद से कि किस तरह मेरा रिसर्च जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि रिसर्च एथिक्स बनी क्यों और रिसर्च में एथिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। आपको इस नीचे पिक्चर में दो चट्टान नज़र आएंगे और इसके बीच गैप है जिससे लोग जंप करके गुजरते हैं। तो रिसर्च के अंदर ये एक गैप था जो एथिक्स का गैप था, जिसको फिल करना ज़रूरी था। और वो क्यों ज़रूरी था?
इसकी हिस्टोरिकल थोड़े से कुछ इवेंट्स हैं जिसने साइंटिस्ट को और मेडिकल और हेल्थ की और इसके साथ साथ पॉलिटिकल और गवर्नमेंट के लोगों को भी मजबूर किया कि वो एथिकल प्रिंसिपल्स डिफाइन करें रिसर्च के लिए, क्योंकि नरेम्बर्ग कोड जो बना था तो वो 1946 में अमेरिकन मिलिट्री कोर्ट ने एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई, यानी एक केस हुआ और उसमें टोटल 23 जर्मन फिजिशियंस थे और हॉस्पिटल या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिन्होंने विलिंगली पार्टिसिपेट किया था वॉर क्राइम्स में, ठीक है, ये या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन कैंप्स होते हैं या आप दुनिया में देख रहे हैं जंगें जहाँ हो रही हैं, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए कैंप्स बन रहे हैं, जेलों में लोगों को डाल रहे हैं, तो वो मजबूर लोग होते हैं। सो इसी तरह उस टाइम पे भी जो है वो इस तरह कंसंट्रेशन कैंप्स थे और ये जो जर्मन फिजिशियंस थे इनके ऊपर चार्जेस थे कि उन्होंने मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था ऑन थाउजेंड्स ऑफ कंसंट्रेशन कैंप प्रिजनर्स जो उन कैंप्स में थे, उनके कंसेंट के बगैर उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जो उनके पार्टिसिपेंट्स थे, जो सब्जेक्ट्स थे, वो बहुत ज़्यादा उसमें से लोगों की डेथ हो गई थी या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी थे जो कि परमानेंटली उनको हार्म हुआ था और वो क्रिपल्ड हो गए थे, माजूर हो गए थे। सो ये जो ट्रायल था ये डायरेक्ट रिजल्ट था, मतलब लोगों का माजूर होना या उनकी डेथ होना, ठीक है, जिसकी वजह से फिर नरम्बर्ग कोड इस्टेब्लिश किया गया 1948 में, जो कहता है कि किसी भी रिसर्च में अगर ह्यूमन पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका वॉलेंट्री कंसेंट होना ज़रूरी है, उनका रज़ानामा साइन हुआ उनकी विलिंगनेस, उनकी कंसेंट को साइन शुदा होना ज़रूरी है। और ये इस बात को क्लियर कर रहा है कि जब सब्जेक्ट्स या पार्टिसिपेंट्स कंसेंट देते हैं तो उनको पता होता है कि उस रिसर्च में बेनिफिट्स उनके लिए क्या क्या होंगे, रिस्क क्या क्या हैं, और वो इन सब के जानने के बाद जो है उस कंसेंट को साइन कर रहे हैं और इस रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं। सो ये नरम्बर्ग कोड बेसिकली इस तरीके से बना था। बेसिकली जो नरम्बर्ग कोड है ये फोर्सफुल नहीं है, लेकिन ये एक फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था जो पूरी दुनिया में रिसर्च में यूज़ होता है। और ये जो रूल है और ये एडवोकेसी करता है कि जितने भी लोग रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे उनका वॉलेंट्री कंसेंट होना ज़रूरी है। ये नरम्बर्ग कोड जो है बेसिकली 10 पॉइंट गाइडलाइंस है जो कि प्रोटेक्शन देती है पार्टिसिपेंट्स को, और ये वही नाजी डॉक्टर्स जो थे तो उनके ऊपर ये बुक भी है, द नाजीज डॉक्टर एंड द नरम्बर्ग कोड के नाम से, और उसमें ये पूरी स्टोरी जो है काफ़ी डिटेल से लिखी गई है किस तरीके से ये नरम्बर्ग कोड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था और बना था। अब इस कोड के जो 10 पॉइंट्स है वो क्या है? एक तो ये है कि किसी भी पर्सन का जो ह्यूमन रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका वॉलेंट्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स शुड रिजल्ट इन गुड फॉर द सोसाइटी। जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं उसका सोसाइटी को फ़ायदा होना चाहिए, बगैर किसी फ़ायदे के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स अलाउड नहीं होगा। तीसरा, एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स शुड जस्टिफाई द एक्सपेरिमेंट, कि जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिसर्च से या एक्सपेरिमेंट से, तो वो उस एक्सपेरिमेंट के करने के रीज़न को जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ ये रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। नंबर 4, अवॉइड ऑल नेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। ऐसी रिसर्च स्टडी होगी जो कोई भी फिजिकल या मेंटल टॉर्चर से फ्री होगी, उसमें ऐसे कोई बात नहीं होगी। द फिफ्थ वन इज़ कि नो एक्सपेरिमेंट इफ़ देयर इज़ अ चांस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी। ऐसा कोई रिसर्च नहीं होगा जिसमें पार्टिसिपेंट के डेथ का चांस हो या उसको परमानेंट हार्म पहुंचने का चांस हो। जो छठा पॉइंट है वो कह रहा है कि किसी भी रिसर्च में रिस्क को मिनिमाइज करना है। अगर कोई रिसर्च ऐसा है कि जिसमें बेनिफिट्स भी हैं और थोड़े बहुत रिस्क भी हैं तो रिसर्चर की ये जिम्मेदारी बनती है कि बेनिफिट्स की वजह से तो उसको रिसर्च करने के लिए अलाउ किया जाएगा, लेकिन जो रिस्क है उसको वो कम करेगा। बेनिफिट्स की वजह से अलाउड है बट द रिस्क शुड बी रिड्यूस्ड। द सेवंथ पॉइंट इज प्रॉपर प्रिपरेशन इन फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट्स।
ऐसी तमाम स्टेप्स का लेना लाजमी है जो सब्जेक्ट्स या पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्शन दें और उनको फैसिलिटेट करें। नंबर 8 के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाइड लोग करेंगे, कोई भी नॉन क्वालिफाइड पर्सन रिसर्च या एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगा। नंबर 9 सब्जेक्ट कैन विड्रॉ एट एनी टाइम, पार्टिसिपेंट को इख्तियार हासिल है कि अगर वो समझें कि उनको नुकसान पहुंच रहा है या रिसर्च उनके फ़ायदे के लिए नहीं है या इस रिसर्च कोई भी रीज़न उनकी मर्ज़ी हो सकती है, तो वो अगर विड्रॉ करें, उससे पीछे हटें, अपने पार्टिसिपेशन को ख़त्म करना चाहें तो वो ख़त्म कर सकते हैं किसी भी टाइम पे रिसर्चर को इन्फॉर्म करके। एंड द 10th वन इज़ टर्मिनेट एक्सपेरिमेंट इफ़ रिजल्ट आर नोन और विद बेस्ट जजमेंट, कि कोई भी ऐसी रिसर्च स्टडी टर्मिनेट होगी, ख़त्म हो जाएगी, जिसके रिज़ल्ट्स जो है ऑलरेडी हुए हैं, पता है हमें, और उसके बारे में बेस्ट जजमेंट अवेलेबल हैं, तो वो रिसर्च स्टडी पहले तो होगी नहीं। या अगर कोई ऐसी रिसर्च स्टडी है जो पोटेंशियली उसमें कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट में नुकसानात शुरू हुए, रिस्क आना शुरू हुए, और उसमें लोगों को नुकसान पहुंचना के जो है वो एक रिपोर्ट हुआ, तो उस रिसर्च स्टडी को रोका जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। ये नरम्बर्ग कोड के 10 पॉइंट्स हैं। फिर एक स्टडी हुई थी थैलेडोमाइड की। ये 1950s में बेसिकली एक सेडेटिव ड्रग थी जो यूरोप में अप्रूव्ड हो गई थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इसको एफडीए ने, फेडरल ड्रग इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है, उसने उसको फेडरल ड्रग अथॉरिटी जो भी है, उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया था। अब हुआ क्या था कि ये ड्रग जो है दी जाती थी टू कंट्रोल स्लीप एंड नोजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और बाद में ये मिला कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फीमेल्स को ये प्रिस्क्राइब हुआ था, और जिन फीमेल को ये प्रिस्क्राइब हुआ था उनके जब बच्चे पैदा हुए, डिलीवरीज हुई, तो वो बच्चे जो है वो डिफॉर्मिटीज़ के साथ थे, क्योंकि ये ड्रग फीटस को नुकसान दे रहा था। इसमें तकरीबन कोई 12,000 ऐसे बच्चे रिपोर्ट हुए थे जो इस ड्रग के जो है नुकसानात का शिकार हुए थे, और वो किसी न किसी तरीके से उनको डिफॉर्मिटीज़ थी बाय बर्थ। तो फिर यूएस, यूनाइटेड स्टेट की सेनेट है, उन्होंने 1962 में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन की, और फिर फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो पास किया गया, उसमें ये इसके बारे में भी रेगुलेशंस थी। और फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरर अगर यूनाइटेड स्टेट के फार्मूले को यूज़ करेगा, यूएस फार्माकोपिया को, या यूएस के अंदर कोई ड्रग जो होगी, तो वो एफडीए से अप्रूव्ड लाइसेंस उसको मिलेगा, तभी वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स जुरिस्डिक्शंस, वरना नहीं। इसी तरीके से अभी भी जो कंपनीज दो तरह के फार्माकोपिया यानी उसके फार्मूलाज यूज़ करते हैं, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है, यूएस है, तो जो यूएस फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं उनका एफडीए से अप्रूवल लेना ये ज़रूरी है। तो इसी तरीके से फिर 1964 में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी को इस्टेब्लिश किया। ये एक और इस तरह का एथिकल रूल है जो रिकमेंडेशन देता है मेडिकल डॉक्टर्स को, बायोमेडिकल रिसर्चर्स को, कि जब वो अपने रिसर्च के अंदर लोगों को शामिल करें तो उन्होंने क्या करना है। ये 64 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 75 में थोड़ा सा रिवाइज हुआ था, फिर 83 में, फिर 1989 में, फिर 1996 में, और इवन लास्ट 2020 और 2024 में भी इसकी कुछ रिविजन्स हुई हैं। तो ये विद टाइम जो है रिवाइज हो रहा है। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है, ये रिसर्च और क्लिनिकल केयर की कम्बिनेशन, और इसके साथ साथ नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च को के रूल्स को भी बताता है हमें। अगर हेलसिंकी को अगर आप देखें, इसको डिवाइड करें, तो H मीन्स ह्यूमन हेल्थ, E इज़ इक्वालिटी, L लॉन्ग टर्म गोल, S मीन्स शॉर्ट टर्म एक्शंस, I the interventions that we do in the research, N is the nature of the research study, K is the knowledge involved,
एंड आई इज़ द इम्पैक्ट ओरिएंटेड एक्शंस इन अ रिसर्च स्टडी। तो इसके हर वर्ड का एक मतलब है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो खैर बाद में इन्वॉल्व हुआ 2020 में, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी जो है, हेलसिंकी एक जियोग्राफिकल लोकेशन है यूरोप के अंदर, तो ये वहाँ पे बाकायदा जो है इस्टेब्लिश हुआ था। और डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी हमें कहता है कि रिसर्च विद ह्यूमंस शुड बी बेस्ड ऑन रिजल्ट फ्रॉम लेबॉर्ट्री एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, कि कोई भी रिसर्च जब इंसानों पे की जाए उसका पहले लेबॉर्ट्री में होना, यानी माइक्रोब्स वगैरह पे, और फिर एनिमल पे उसकी टेस्टिंग पहले होनी चाहिए, फिर इंसानों पे उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी बात कि रिसर्च प्रोटोकॉल जो है, जब भी कोई रिसर्च प्रपोज करेगा कि मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ, तो वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, हर हॉस्पिटल में और हर इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो रिसर्च हो रही होती है। और वो इंडिपेंडेंट कमेटी उस रिसर्च प्रोटोकॉल को और रिसर्च प्रपोजल को इवेलुएट करें और वो उसको देखें कि इसमें सारे इथिकल प्रिंसिपल्स भी हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं यानी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड है। तीसरी बात जो ये कर रहा है वो ये है कि इन्फॉर्म कंसेंट तमाम रिसर्च पार्टिसिपेंट से लेना ज़रूरी है, और जो रिसर्च होगी वो मेडिकली और साइंटिफिकली क्वालिफाइड लोग करेंगे, और किसी भी रिसर्च में रिस्क जो है वो बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी रिसर्च में बेनिफिट्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है और बेनिफिट्स वाला रिसर्च होगा। अगर किसी रिसर्च में बेनिफिट्स कम है या रिस्क ज़्यादा है तो वो रिसर्च अलाउ नहीं की जाएगी। सो सेम एज नरम्बर्ग कोड, सेम ही कुछ पॉइंट्स हैं इसमें भी। फिर 1974 में नेशनल रिसर्च एक्ट पास हुआ, क्योंकि इसमें जो एक हिस्टोरिकल इवेंट है वो है टस्कीजी सिफिलिस स्टडी, और ये एक्ट 1974 में पास हुआ। ये भी ह्यूमन रिसर्च के सब्जेक्ट्स और जो भी हमारा बायोमेडिकल और बिहेवियरल रिसर्च है इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो इसकी प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है। It was also tasked with developing guidelines that should be followed to assure that such research is conducted in accordance with these principles. कि कोई भी रिसर्च होगा तो नेशनल रिसर्च एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको उसका फॉलो करना ज़रूरी है। और ये फिर इस कमीशन ने, नेशनल रिसर्च एक्ट के कमीशन ने बेलमोंट रिपोर्ट जो है वो ड्राफ्ट की, जो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च के जो एथिकल प्रिंसिपल्स है इसके हवाले से यूनाइटेड स्टेट और इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर यूज़ होने वाला। अच्छा, टस्कीजी सिफिलिस स्टडी क्या थी? ये एक बुक है, द इनफेमस सिफिलिस स्टडी एंड इट्स लेगेसी एग्जामिनिंग टस्कीजी। ये बाकायदा इस पे पूरी आपको हिस्टोरिकल इवेंट इसके मिल जाएंगे। ये हुई कब थी और क्या इवेंट थे? 1932 से 1972 के दौरान यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ने एक रिसर्च स्टडी की थी, और उन्होंने तकरीबन 600 लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स थे, लो इनकम बैकग्राउंड से थे, और 400 मतलब 600 लोग लिए, उनमें से उन्होंने 400 लोगों को सिफिलिस इन्फेक्ट किया, इंजेक्ट किया और उसको सिफिलिस कॉज करवाया। सिफिलिस एक बीमारी है, एवरीबॉडी नोज इट, जो भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब सिफिलिस वायरस के जो इंजेक्शन है वो दिए गए तो उनको 40 साल तक फॉलो किया गया। उन लोगों की फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी की गई इन 40 साल में, लेकिन एक जो गलती थी इनकी वो ये थी कि जिन लोगों को इन्होंने इंजेक्ट किया था ये सिफिलिस वायरस, उनको उसके बारे में बताया नहीं गया था और उनको उस बीमारी के बारे में भी इन्फॉर्म्ड नहीं था, बावजूद इसके कि उस टाइम पेनिसिलिन जो इसका ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल था। और ये स्टडी 1972 तक चली थी और इसके पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया था। कुछ केसेस में जहाँ पे सब्जेक्ट जो पार्टिसिपेंट थे डायग्नोज हुए
सिफिलिस उनको हो गया था और जो रिसर्चर स्टडी कर रहे थे उनसे हट के कम्युनिटी में कोई और फिजिशियंस डॉक्टर थे, ठीक है, उन्होंने जब डायग्नोज किया और लोगों को बताया कि आपको तो सिफिलिस है और उन्होंने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, तो जो रिसर्चर थे उन्होंने इसमें इंटरवीन किया और उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट मना कर दी। उन्होंने उनको कहा कि आप इनकी ट्रीटमेंट ना करें, जिसकी वजह से बहुत से लोग सिफिलिस की वजह से मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। ये स्टडी 1973 में स्टॉप की गई बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर, और ये एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट बन गई यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। फिर 1977 में बहुत ज़्यादा लोगों की प्रेशर की वजह से प्रेसिडेंट क्लिंटन ने इस पे अपोलोजाइज़ किया और उन लोगों से जिनको ये इस स्टडी की वजह से मुतासिर हुए थे, और फिर जो है ये बेलमोंट रिपोर्ट और इससे रिलेवेंट जो गाइडलाइंस है वो ड्राफ्ट की गई। इन गाइडलाइंस में बेसिकली 3 मेन प्रिंसिपल है, और वो 3 मेन प्रिंसिपल्स जो है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, कि पार्टिसिपेंट शुड नो अबाउट द स्टडी एंड कंसेंट टू रिसर्च, कि जिस स्टडी में उनको एनरोल किया जा रहा है उस स्टडी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन हो और उनसे पहले कंसेंट लिया जाए। दूसरा जो प्रिंसिपल था वो था बेनिफिसेंस का, कि कोई भी पार्टिसिपेंट रिसर्च में इन्वॉल्व होगा तो उसको अगर हम फ़ायदा दे सकते हैं तो वो देंगे, बेनिफिसेंस, लेकिन उसको नुकसान से बचाएंगे। डू नॉट हार्म, मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड मिनिमाइज रिस्क। हम बेनिफिट बढ़ाएंगे और रिस्क कम करेंगे। और तीसरा प्रिंसिपल जस्टिस का था कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स में अगर कोई कॉस्ट हो, कोई बेनिफिट्स हो, तो सबको इक्वली अवेलेबल होंगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी टू द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट, सॉरी। तो अगर हम पार्टिसिपेंट्स को एनरोल करेंगे तो वी शुड give them some incentives if there are any incentive involved in a study. तो बेलमोंट रिपोर्ट में जो रिस्क बेनिफिट असेसमेंट की बात की गई थी उसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म पे बात की गई है। एक्सप्लिसिट एनालिसिस ऑफ बेनिफिट एंड रिस्क, कि हमारे पार्टिसिपेंट को क्लियर कट पता होना चाहिए बेनिफिट और रिस्क का। तीसरा, रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी रिस्क, कोई भी रिस्क जो होगा वो अननेसेसरी उसको निकाला जाएगा। एंड जस्टिफिकेशन फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वल्नरेबल बुक, कि अगर हम कोई वल्नरेबल ग्रुप को इन्वॉल्व करेंगे, ऐसा जिन पे फोर्सफुली कोई एक्शन हो सकता है, जैसे प्रिजनर्स हैं वो वल्नरेबल हैं, वो आपको मना नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है वो वल्नरेबल होती है, क्योंकि अगर वो फीमेल किसी भी हार्म को एक्सपोज होगी तो उसका फीटस जो है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इसी तरीके से बच्चे जो है वो वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उनमें उनकी इतनी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं होती कि अगर उनको कोई हार्म पहुंच रहा है तो उसको मना करें। सिमिलरली जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, बिकॉज उनका इंसाइट इतना नहीं होता कि वो ये जज कर सके कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनके बेनिफिट के लिए है या रिस्क के लिए, ठीक है। सो ये बेलमोंट रिपोर्ट की बेसिकली ये रिस्क असेसमेंट का पूरा एक ग्राफ यहाँ पे आपको बताया गया कि सब पे अप्लाई होगा। सो एक क्लिनिकल रिसर्च अगर इथिकल होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर एक रिसर्च इथिकल है तो वो उसकी एक सोशल और साइंटिफिक वैल्यू होती है, उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। साइंटिफिक कम्युनिटी में उसकी एक वैल्यू के साथ साथ वैलिडिटी भी होती है, कि वो साइंटिफिक कम्युनिटी उसकी वैलिडिटी को देखती है, वो अपने आप को खुद मनवाती है थ्रू साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। दूसरा ये है कि उस रिसर्च स्टडी में जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनकी सिलेक्शन फेयर तरीके से होगी। एंड द फोर्थ वन इज़ कि बेनिफिट और रिस्क का जो रेशो है वो फेवरेबल होगा, हमेशा बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे और रिस्क कम से कम होंगे। तीसरी बात कि वो रिसर्च स्टडी कंडक्ट होने से पहले उसका एक रिसर्च बोर्ड से, इंडिपेंडेंट रिसर्च कमेटी से उसका पास होना ज़रूरी है।
द सिक्स्थ पॉइंट सेज कि इन्फॉर्म कंसर्न सारे पार्टिसिपेंट से होना चाहिए, एंड द सेवंथ वन सेज कि रिस्पेक्ट फॉर पोटेंशियल एंड इनरोल्ड सब्जेक्ट, जो पार्टिसिपेंट होंगे उनकी ज़िंदगी, उनके राइट्स और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। तो कोई भी रिसर्च अगर साइंटिफिकली एंड एथिकली साउंड है तो उसका एक सोशल और साइंटिफिक वैल्यू होती है, क्योंकि अगर हम इन एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे तो ये हमें बताती है कि हमने कैसे क्लिनिकल मैन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूटिलाइज करना है, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को हमने एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, इसी तरीके से उनके अगर हेल्थ इश्यूज होंगे ड्यूरिंग द रिसर्च स्टडी तो उनको हमने एड्रेस करना है, एंड जो भी सिग्निफिकेंस होगी एक स्टडी की वो हमने लोगों को जस्टिफाई करनी है, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। अगर उनका कोई सवाल है, उनको क्लैरिटी चाहिए तो वी शुड आंसर इट। दूसरा कि कोई भी स्टडी जो है वो एथिकली एंड साइंटिफिकली साउंड होगी तो वो पब्लिश होगी, उसको शेयर किया जा सकता है, उसको जर्नल्स में, प्रोसीडिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में, कॉन्फ्रेंसेस में शेयर किया जाएगा, और ये रिसर्च स्टडी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को टीच एंड ट्रेन करने के लिए एज अ साइंटिफिक मेथड यूज़ की जा सकती है। तो ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, किसी भी रिसर्च स्टडी का एथिकल अप्रूवल लेने का तरीक़ेकार क्या होगा? देखें, कोई भी रिसर्च स्टडी होती है, जब हम उसको बताते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करने के बाद उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका प्रपोज़ल बनता है, उसके साथ कंसेंट फॉर्म बनता है, उसका क्वेश्चनर उसके साथ होता है, और जिस भी इंस्टीट्यूशन का अगर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होगा तो उसके थ्रू उसका पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और आईआरबी की अप्रूवल के बगैर कोई स्टडी अलाउ नहीं की जाती। अगर आईआरबी कहता है वो रिव्यू करने के बाद कि इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या उस पर क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए होती है, तो रिसर्चर उनको क्लैरिफिकेशन भी करेगा, और अगर आईआरबी जो है ना वो एडवाइस करती है कि रिसर्च स्टडी में फ़लाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो रिसर्चर बाउंड है कि वो उसको चेंज भी करें। कुछ एथिकल इश्यूज जो आते हैं आईआरबीज को और वो उस पर क्लैरिफिकेशन रिसर्चर से मांगते हैं, वो कहते हैं कि एक तो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का क्लियर होना ज़रूरी है, और इसका मतलब ये है कि आपके जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको आपने तमाम रिस्क बेनिफिट बता दिए हों, उनको आपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता दिया हो, और उनको ये राइट होता है कि वो आपकी रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एग्रीमेंट शो करें या रिफ्यूज़ करें, एंड वो किसी भी टाइम जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो ये वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगा। सेकेंडली, अगर वो एग्रीमेंट शो करते हैं तो उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन होना ज़रूरी है, और उस इन्फॉर्म कंसेंट में ये सारी चीज़ें जिसमें पर्पस, बेनिफिट, रिस्क या फंडिंग के कुछ अगर बेनिफिट्स हैं तो वो सारे डिक्लेयर्ड हो। किसी भी रिसर्च में पार्टिसिपेंट का एनोनिमस होना ज़रूरी है। एनोनिमिटी का मतलब ये है कि एज ए रिसर्चर अगर मैंने किसी से डेटा लिया है तो उस डेटा को मैंने ऐसे कोड से सेव किया है कि मुझे ये नहीं पता कि कौन से पार्टिसिपेंट का ये कोड है। मतलब मैं एज अ प्राइमरी रिसर्चर शायद मुझे पता हो, लेकिन कोई दूसरा बंदा अगर उस फॉर्म को देखेगा जिस पे उसने डेटा दिया है तो वो ये ना कह सके कि फ़ला बंदे ने ये फॉर्म फिल किया है या डेटा उसका है। सिर्फ प्राइमरी टीम ही इसको देख सकती है, और एनोनिमस होगा, किसी की जान पहचान उससे डिक्लेयर नहीं हो सकती होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन को हमने, प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिसर्च का डेटा होता है, उसको हमने सेफ रखना होता है, कोई भी बंदा उस तक एक्सेस नहीं कर सकता। अदर देन रिसर्च टीम, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो उस डेटा तक पहुँचे, उसको देखें और उससे लोगों की पहचान को आइडेंटिफाई करें। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है और ये रिसर्चर की जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से पोटेंशियल फॉर हार्म का डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि रिसर्चर आईआरबीज़ को ये बताए कि रिसर्च में कोई फिज़िकल, सोशल, साइकोलॉजिकल या किसी भी तरीके का हार्म अगर है तो कितना है और उसको कैसे मिनिमाइज
वो करेगा। एंड जब भी एक रिसर्च होती है तो उसके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किया जाए। कम्युनिकेट किस तरीके से होती है? रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में, सिम्पोजियम्स में, जर्नल में पब्लिकेशन होती है, और इस तरीके से उसको टीचिंग एंड ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो एथिकल इश्यूज़ में आती है, और इसका क्लियर होना IRBs को और रिसर्च पार्टिसिपेंट को होना ज़रूरी है। सो इन्फॉर्म कंसेंट जिस पे हमने बहुत बात की, ये बेसिकली क्या है? सबको पता है कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो उससे कंसेंट साइन किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो उससे पहले कंसेंट साइन किया जाता है। सो कोई भी प्रोसीजर होगा जहाँ तक उसमें लीगैलिटी और एथिक्स इन्वॉल्व होंगे, उस पर इन्फॉर्म कंसेंट की एप्लीकेशन होगी। और ये इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली रिसर्च में भी है, जो रिसर्चर अपने पार्टिसिपेंट को स्टडी के बेनिफिट्स, रिस्क, फंडिंग और कहाँ से अप्रूवल लिए इसके बारे में बताता है। सो इन्फॉर्म कंसेंट ये सारी चीज़ें बताने के बावजूद और पढ़ने के बावजूद अगर पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन होता है तो रिसर्चर की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको क्लियर करे। यहाँ पे ये आपको बड़े क्लियर उसके कंपोनेंट बताए गए हैं। इन्फॉर्म कंसेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखें, इन्फॉर्म कंसेंट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। एक कि स्टडी का पर्पस क्या है, ये स्टडी हो क्यों रही है। दूसरा ये है कि डेटा कलेक्शन किस तरीके से होगा, क्या पोटेंशियल रिस्क है अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे अगर वो इस रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे, और रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट का तरीका वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन के ज़रिए होगा और किसी भी टाइम विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि जब लोग डेटा देते हैं तो उस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन होगी और पार्टिसिपेंट एनोनिमस कैसे रहेंगे। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अगर आपका पार्टिसिपेंट आपको एग्री करता है कि वो आपकी स्टडी में पार्ट ले रहा है, देन यू नीड टू टेक सिग्नेचर फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेंट एंड एज ए रिसर्चर यू विल साइन दैट कंसेंट फॉर्म एज वेल, कि आप भी वेरीफाई करें कि हाँ ये कंसेंट मैंने ली है, फलां डेट को ली है और मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। ये कंसेंट में होता है। कंसेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं? देखें, कुछ कंसेंट डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी। अगर कोई प्लान्ड एक्टिविटी है, ठीक है, इमरजेंसी नहीं है, जैसे रिसर्च हो गया, इलेक्टिव सर्जरी है, इलेक्टिव प्रोसीजर है, ये मैं हेल्थ केयर के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें रिटन कंसेंट इस्तेमाल होता है। रिटन कंसेंट एक पेज पे उसकी सारी डिटेल होती है, पार्टिसिपेंट उसको पढ़ता है या उसको समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है, और वो फिर एंड पे अगर एग्री होता है तो उस पर साइन करता है और उसका एक विटनेस होता है, और प्राइमरी डॉक्टर, नर्स या जो रिसर्चर होता है वो उसको साइन करता है। दूसरी टाइप कंसेंट की होती है वर्बल। ये वो कंडीशंस होते हैं जहाँ पे वर्बल एग्रीमेंट लिया जाता है, ठीक है। ये आम तौर पे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स में लिया जाता है जिसमें डायग्नोस्टिक्स इन्वॉल्व हो, प्रोफाइलैक्सिस इन्वॉल्व हो, और ये रूटीन के प्रोसीजर होते हैं। जैसे एक नर्स गई और उसने पेशेंट के वाइटल लेने हैं, तो उसने पेशेंट को बताया कि अभी मैं आपके वाइटल रिकॉर्ड करूँगी, तो आप इफ़ यू आर ओके सो शुड आई स्टार्ट। और पेशेंट कहता है हाँ ठीक है, वाइटल है, रिकॉर्ड कर लें, बीपी है, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें ले लें, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेती है, असेस कर लेती है। सिमिलरली एक नर्स ने रूटीन की मेडिकेशन जो ऑलरेडी पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो नर्स उसको लगा रही है, पेशेंट के पास गई, उसने उसको कहा कि ये आपकी इस टाइम की ये मेडिकेशन है, इतना डोज है, आपको इस तरीके से दी जाएगी, इंजेक्शन से या ओरल टैबलेट है, तो क्या ये मैं अब एडमिनिस्टर करूं, आप इस मेडिसिन को रिसीव करेंगे, लेंगे? तो आप पेशेंट अलाउ कर देता है वर्बली, तो दैट्स फाइन। ये इसकी एक टाइप होती है वर्बल की। फिर इसके बाद इंडिविजुअल भी होते हैं और इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं। इंडिविजुअल कंसेंट जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो पेशेंट को एजुकेट करता है, इंडिविजुअली रिस्क बेनिफिट्स वगैरह बताता है और अल्टरनेटिव बताता है। तो ये इंडिविजुअल से एसोसिएटेड होता है। जैसे एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी होनी है, या रिसर्च पार्टिसिपेंट है, रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है। इंस्टीट्यूशनल कंसेंट ये होते हैं
कि जहाँ पे एक ग्रुप पे एक चीज़ अप्लाई हो रही है, ठीक है। सो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट को एजुकेट करता है अबाउट द रिस्क बेनिफिट एंड अल्टरनेटिव ऑफ अ गिवन प्रोसीजर और इंटरवेंशन टू इंस्टीट्यूट थ्रू विच द स्टडी इज कंडक्टिंग, ठीक है। ये इसमें फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में है, वो इलाज के लिए आया है और तमाम पेशेंट्स पे एक तरह से वो अप्लाई होता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंसेंट है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी भी पेशेंट को अगर होगा तो उस पेशेंट के स्पेसिफिक इंडिविजुअल पेशेंट की कंडीशन के लिए अलग से नहीं बनेगा। ये एक इंस्टीट्यूशन का बनाया हुआ कंसेंट होता है, फॉर्मेट इसका सेम होता है और वो तमाम पेशेंट जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उनसे कंसेंट लिया जाता है उसमें उन पे ये एप्लीकेबल होता है। तो ये इसकी किस्म है। इंडिविजुअल कंसेंट जो है वो एक स्पेसिफिक पेशेंट से रिलेटेड होता है और उसके इंटरवेंशन से रिलेटेड होगा। सो हमने इस पे काफ़ी बात कर ली कि अगर एक रिसर्च में एथिक्स होंगे तो वो रिसर्च साउंड होगा, सोशली भी एक्सेप्टेबल होगा, साइंटिफिकली भी एक्सेप्टेबल होगा, उसमें वैल्यू भी होगी, उसमें रिसर्चर की अकाउंटेबिलिटी भी शो होगी, पेशेंट्स और पार्टिसिपेंट के लिए रिस्पेक्ट और फेयरनेस भी होगी। सिमिलरली ये लीगल भी होगा क्योंकि लीगल और लॉस और रूल्स के हिसाब से ये रिसर्च स्टडी कंडक्ट हुई होगी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल, सोशल वैल्यूज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, एनिमल वेलफेयर, कंप्लाइंस टू लॉ एंड पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी होगी। तो इस तरह रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये आपको स्क्रीन पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट का, रिटन इन्फॉर्म कंसेंट का एक सैम्पल नज़र आ रहा है जिसमें यहाँ पे टाइटल ऑफ रिसर्च होता है, फिर जो रिसर्चर होती है उनकी नेम, इंस्टीट्यूशन का नाम, कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर अगर एडिशनल कोई इन्वेस्टिगेटर होते हैं तो उनका नाम और एफिलिएशन, फिर इंस्टीट्यूशनल कॉन्टैक्ट नंबर कि जिस इंस्टीट्यूशन से हो रहा है तो उनका जो आईआरबी डिपार्टमेंट है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी डिटेल। फिर इसमें रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन और उसका पर्पस होता है, फिर उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन रिसर्च की दी जाती है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पार्टिसिपेशन से रिलेटेड क्लैरिटी होती है, उसमें जो रिस्क एंड बेनिफिट इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल होती है और फिर उनसे परमिशन की रिक्वेस्ट होती है कि आप हमें परमिशन दें कि हम आपकी डेटा कलेक्शन की तरफ प्रोसीड करें। सो अभी तक के लिए इतना ही, अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।